नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से आपको दिखाते हैं। आज हम आपको इजरायली दूतावास के पास हुए बम धमाके की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग दिखाएंगे। इस ब्लास्ट की जांच में एक बात अब पुख्ता हो चुकी है कि यह धमाका भले ही छोटा था, लेकिन इसके पीछे बड़ी साजिश थी, जिससे जुड़े पुख्ता सबूत हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, जो इस धमाके के कनेक्शन ईरान से जोड़ते हैं। क्या है वो कनेक्शन, ये भी हम आपको आज खबरदार में बताएंगे। इसके बाद हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इजरायली दूतावास के बाहर हुआ धमाका शुक्रवार को ही क्यों हुआ। दरअसल कल ही भारत और इजरायल के बीच कूटनीतिक रिश्तों की 29वीं एनिवर्सरी थी। धमाके के लिए इस दिन को चुनने के पीछे आतंकी सोच को भी हम करने वाले हैं डिकोड, और आतंकवाद के खिलाफ भारत और इजरायल के साझा युद्ध का प्लान भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद हम आपको किसान आंदोलन का भी अपडेट देंगे, जो 26 जनवरी की हिंसा के बाद खत्म भले ही ना हुआ हो, लेकिन कमजोर जरूर पड़ चुका है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को एक बार फिर बातचीत की टेबल पर आने का न्योता दिया है। आज बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा कि कृषि मंत्री किसानों से सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के पास हुए ब्लास्ट, वो भले ही छोटा था, लेकिन ये ब्लास्ट एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और आज सबसे पहले हम इस साजिश से देश को करने वाले हैं खबरदार। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बम धमाके की जांच में अभी तक जांच एजेंसियों को कौन कौन से अहम सबूत मिले हैं। फॉरेंसिक टीम की जांच में पता चला है कि ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम को मौके से इजरायली राजदूत के नाम एक धमकी भरा लेटर मिला है, जिसमें लिखा है, ये तो ट्रेलर है। शुरुआती जांच में पता चला है कि कोल्ड ड्रिंक कैन में विस्फोटक और बॉल बियरिंग्स को भरकर आईडी ब्लास्ट किया गया। पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों से 2 संदिग्ध लोगों की पहचान भी कर ली है। अब तक की जांच में मिले सबूत इस धमाके में किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस साजिश को भी आज हम डिकोड करेंगे, लेकिन पहले आप सबूतों पर आधारित हमारी ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखिए। दोनों टीमों ने थोरोली इस क्राइम सीन को एग्जामिन किया है। जितने भी हमें एग्जिबिट मिले सबको लिफ्ट कर लिया है और फर्दर एग्जामिनेशन के लिए हमने स्पेशल सेल के आईओ को हैंडओवर कर दिया। हम लोग केस रजिस्टर कर लिया है। स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेट कर रहा है। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके में इजरायली दूतावास के पास बम धमाका भले ही मामूली था, लेकिन इसकी साजिश मामूली नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक इस ब्लास्ट के लिए जिस बम का इस्तेमाल किया गया उसे एक अनुभवी प्रोफेशनल ने तैयार किया। जिसने बम तैयार किया उसे आईईडी तैयार करने की ट्रेनिंग दी गई होगी। जांच एजेंसियों को घटनास्थल से ड्राई सेल बरामद हुए हैं, यानी धमाके के लिए टाइमर का इस्तेमाल किया गया था। आशंका यह भी जताई जा रही है कि धमाके के लिए मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक यानी सेना में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ। ये सारे सबूत इशारा करते हैं कि धमाके को किसी एजेंसी या प्रोफेशनल संस्था ने अंजाम दिया। एनएसजी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने धमाके वाली जगह से बम के सैंपल लेकर जांच के लिए राष्ट्रीय बम डेटा सेंटर भेज दिया है। हम इस वक्त इजरायल एम्बेसी के ठीक बाहर हैं और आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहां से तमाम चीजें लेकर के जा रहे हैं। जो वो सबूत हैं यहां से जो इकट्ठा किए गए हैं, ये पूरी किट है जो लेकर के आए थे, और यहां तमाम ऐसी चीजें कलेक्ट की गई हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती हैं इस पूरी जांच में। और ये जो दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम है उसके लोग आकर के यहाँ से कलेक्ट करके इसको ले जा रहे हैं, और एक एक चीज, एक एक सबूत यहाँ से इकट्ठा करने की कोशिश इसलिए की जा रही है ताकि इसको जांच में शामिल किया सके। आप देख सकते हैं ये पूरी टीम है जो आई हुई थी इजरायल एम्बेसी के ठीक बाहर, वो जांच कर रहे थे और वो इसको अब लेकर के जा रहे हैं, जिससे जो मिले हुए अहम सबूत हैं, चाहे वो एक्सप्लोसिव के बारे में हो या फिर जो भी पेपर्स मिले हैं या जो भी और सबूत मिले हैं, उनको आगे जांच में शामिल किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है,
इसके तार सोची समझी साजिश से जुड़ रहे हैं। इससे जांच एजेंसियों को शक है कि घटना को अंजाम देने वालों ने इस जगह की रेकी की थी, क्योंकि जिस जगह धमाका हुआ है उस जगह लगा सीसीटीवी काम नहीं कर रहा। आसपास के कुछ और सीसीटीवी भी खराब हैं। पर यह धमाका हुआ जिंदल हाउस के ठीक सामने फुटपाथ पर। जिंदल हाउस में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, नंबर 1। नंबर 2, उसके ठीक बगल में जो सीसीटीवी कैमरा लगा है वो खराब है। इसलिए सूत्रों का यह दावा है कि बहुत मुमकिन है कि इस वारदात के पहले जो लोग इसमें शामिल हैं उन्होंने रेकी की गई हो, रेकी इस पूरे वारदात की है, उसके बाद इस तरह का धमाका हुआ। क्योंकि हमें जो भी अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो जिंदल के सामने, जो जिंदल हाउस के सामने यह धमाका हुआ है, हमें बताया गया कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। उसके ठीक वाला जो बंगलो है वहां पर सीसीटीवी खराब है। इसलिए यह दावा किया जा रहा है कि पूरे वारदात की और मौका वारदात की रेकी की गई है। फटे हुए बम के टुकड़े और सीसीटीवी फुटेज, ये वो अहम चीजें हैं जो इस धमाके की जांच की दिशा तय कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज से 2 लोग ब्लास्ट वाली जगह पर एक कैब से उतरते दिख रहे हैं। एक अन्य सीसीटीवी में दोनों संदिग्ध पैदल ही ब्लास्ट वाली जगह की तरफ जा रहे हैं। स्पेशल सेल ने उस कैब ड्राइवर को भी ढूंढ लिया है जिसने संदिग्धों का स्केच बनवाया है। पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। आज तक ने भी घटना स्थल के पास रहने वाले कुछ लोगों से बातचीत की। So at around 5 o'clock in the evening yesterday, we heard a very big sound, as if the whole world is, I don't know, I can't explain it. It was very loud. So panic set in. We were resting in our bedroom and we went up. I went running to the floor upstairs and everybody thought that a cylinder has exploded within the house. We didn't know where the sound had come from. So then we went to the corner of the roof and I saw this lot of smoke coming out of this next door house, which is on the left of the Israel embassy, which is Jindal House. So we probably thought there was a cylinder explosion there or something. Then got to know that there was a bomb explosion. इजरायली एम्बेसी के पास हुए इस धमाके को शुरुआत में दिल्ली पुलिस ने किसी की शरारत होने का शक जताया था, लेकिन अब 2 बातें एकदम क्लियर हो चुकी हैं। पहली बात ये कि ये ब्लास्ट आतंकी घटना है और दूसरी ये कि इस ब्लास्ट का निशाना इजरायली एम्बेसी थी और ये बात इजरायली राजदूत ने साफ शब्दों में कह दी। Yes, as I said, that is our assumption as of now, and we refer to it as a terror attack against the Israeli embassy. इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके को जांच एजेंसियां हल्के में नहीं ले रही। क्या पता ये वाकई किसी बड़े आतंकी हमले से पहले एक छोटा सा ट्रेलर हो। गीता मोहन और शिवेन श्रीवास्तव के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि इजरायल दूतावास के बाहर हुआ बम ब्लास्ट किसी आतंकी साजिश का नतीजा था और इसका निशाना इजरायल का दूतावास ही था जिसके पास ये धमाका हुआ है। लेकिन इजरायल के दूतावास को कौन और क्यों निशाना बनाना चाहता है, इस सवाल से जुड़े कई सबूत जांच में सामने आए हैं जो इस धमाके में ईरान के हाथ होने का शक जताते हैं। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी इस धमाके को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स रुकूद्स फोर्स की साजिश कहा है और भारत में इजरायल के राजदूत ने शुक्रवार को हुए धमाके का कनेक्शन साल 2012 में हुए उस कार धमाके से जोड़ा है जिसमें इजरायली डिप्लोमेट की पत्नी घायल हो गई थी। शुक्रवार को हुए इस धमाके में ईरान वाले एंगल को डिकोड करती अब हमारी ये रिपोर्ट देखिए। Yesterday, when this avid attack was conducted, we celebrated the 29th anniversary for the full establishment of diplomatic relations between Israel and India. Exactly yesterday. 29 years of thriving and growing relations between Israel and India. We just celebrated yesterday, so it might not be a coincidence. ये धमाका वाकई संयोग नहीं था, बल्कि सोची समझी साजिश थी। लेकिन ये साजिश किसने रची, इसका सबूत भी जांच एजेंसियों को धमाके वाली जगह से मिला है। इसका कनेक्शन सीधे ईरान से जुड़ रहा है।
पूरा अगर क्राइम सीन को आप एक तरीके से कोलैबोरेट करें तो आप ये पाएंगे कि धमाका होता है, वहां से लेटर मिलता है और उसमें धमकी भरा जो इजराइल के राजदूत है उनको बकायदा एड्रेस करते हुए लिखा गया है कि हम बदला लेंगे, हम ये अभी एक ट्रेलर है, तो ये संकेत है कि कहीं ना कहीं इसे आप आतंकी हमले के तौर पर जरूर देख सकती हैं, क्योंकि बदला लेने की बात कही गई है। आशंका जताई जा रही है कि यह धमाका सिर्फ इसलिए किया गया ताकि इजराइल को इस धमाके से धमकी दी जा सके। तो क्या वाकई सुलेमानी की मौत के बदले का ट्रेलर है इजरायली दूतावास के बाहर हुआ धमाका? 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने ड्रोन हमले के जरिए ईरान के टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी की बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निशाना बनाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद बीते साल ही 27 नवंबर को ईरान के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या तेहरान में एक सैटेलाइट नियंत्रित हथियार के जरिए की गई। ईरान ने इन दोनों हत्याओं के लिए अमेरिका के साथ इजरायल की मिली भगत का शक जताया था और ईरान के प्रधानमंत्री रूहानी ने इजरायल से बदला लेने की कसम खाई थी। There's been some incidents around the world. Some of them are related to us. So, of course, it increases the level of alert. So we are very ready, prepared. And yes, so we were expecting, we were not surprised. We knew that something might happen somewhere in the world. शुक्रवार को हुए धमाके के ईरानी कनेक्शन के तार साल 2012 से भी जुड़ रहे हैं, जब इजरायली दूतावास के पास ही औरंगजेब रोड पर एक इजरायली डिप्लोमेट की कार को निशाना बनाया गया था। कार में डिप्लोमेट की पत्नी और 3 इजरायली दूतावास कर्मी मौजूद थे, जब मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने कार में मैग्नेटिक एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा दिया था, जिसके बाद धमाके के साथ कार में आग की लपटें निकलने लगी। इस हमले में इजरायली डिप्लोमेट की पत्नी बाल बाल बच गई थी। इजरायल ने तब ईरान पर यह हमला करने का आरोप लगाया था। शुक्रवार को हुए ब्लास्ट को लेकर भारत में इजरायल के राजदूत ने भी आशंका जताई है कि इसके तार 2012 से जुड़े हो सकते हैं। We know that we are a target for our enemies, so we are very well prepared. Always alert. Our security officials are very well experienced and the professionals. So, and we get here in India, cooperation, full support. भारतीय जांच एजेंसियां अलग अलग एंगल से इस धमाके की जांच कर रही हैं, लेकिन इजरायल इस धमाके में ईरान के संगठनों का हाथ होने को लेकर श्योर है। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस धमाके को ईरानी कुर्द फोर्स और ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स फोर्स की साजिश बताया है। खबर तो यह भी है कि मोसाद की टीम भी इस धमाके की जांच के लिए भारत आ सकती है। जो जनरल थे सुलेमानी, उनकी बात की गई है, जो कि 2020 में जनवरी के महीने में एक ड्रोन अटैक में मारा गया था। इसके अलावा एक और शख्स जो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट सबसे बड़ा था ईरान का, उसका भी असैसिनेशन हुआ था, उसको मार गिराया था और उसमें इजराइल का नाम सामने आया था। हालांकि आधिकारिक तौर पे ये बात कबूली नहीं गई, लेकिन सैटेलाइट के जरिए, और ये जो कहा जा रहा है कि ये इजराइल का ऑपरेशन था, सैटेलाइट के जरिए एक मशीन गन के द्वारा उस न्यूक्लियर साइंटिस्ट को कुछ ही महीने पहले मार दिया गया था। इन दोनों का नाम पत्र में है और उसमें कहा गया है कि ये शहीद थे और ये सिर्फ एक ट्रेलर है और आगे इस तरह की और भी धमाके हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक बात तो साफ हो गई है कि कहीं ना कहीं ईरान का इसमें हाथ सामने दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल धमाके में ईरानी कनेक्शन की पड़ताल के सिलसिले में दिल्ली में रह रहे कुछ संदिग्ध ईरानी नागरिकों से पूछताछ कर रही है और उन ईरानियों के बारे में भी पता कर रही है जिनके वीजा खत्म हो चुके हैं। लेकिन इस ब्लास्ट का एक और टेरर लिंक भी निकलकर सामने आया है। जैश उल हिंद नाम के एक संगठन ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है। जांच एजेंसियों को एक संदिग्ध चैनल के जरिए टेलीग्राम चैट मिली है, जिसमें जैश उल हिंद ने इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके की जिम्मेदारी ली है।
इस चैट में आतंकी संगठन हमले पर फख्र कर रहा है और भारत के कई शहरों में ऐसे ही धमाके करने की धमकी दे रहा है। हालांकि जांच एजेंसियां इस चैट को लेकर संदेह जता रही हैं, क्योंकि धमाके में जैश उल हिंद जैसे किसी आतंकी संगठन के शामिल होने का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है। सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि यह जांच की प्रक्रिया को भटकाने का तरीका हो सकता है। अभी तक जितने सबूत मिले हैं वो इस धमाके में ईरानी साजिश की ओर ही इशारा कर रहे हैं। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, लगातार पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। आगे क्या होता है इस पर रहेगी आज तक की नजर। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे खबरदार में और खबरों के साथ। आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए आज खबरदार में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारत में एक कहावत मशहूर है, संकट काल में जो मददगार होता है वो सबसे बड़ा दोस्त माना जाता है। इजराइल भारत का एक ऐसा ही दोस्त है। 1962 की लड़ाई हो या आतंक के खिलाफ जंग, हर मोर्चे पर इजराइल से भारत की मदद की है उसने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल नीति से इस दोस्ती में नई ऊर्जा और ताकत मिली है। भारत और इजराइल के संबंध नई ऊंचाई तक पहुंचे हैं। यही वजह है कि कल जब इजरायली दूतावास के बाहर धमाका हुआ तो दोनों देशों ने तुरंत इस हमले को मिलकर लड़ने की बात कही। इस रिपोर्ट में आप ये देख सकेंगे कि इजराइल ने भारत से कैसे सच्ची दोस्ती निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जब मिले, हाव भाव में गर्मजोशी और दोस्ती दिखी। 2017 की इस मुलाकात को दोनों देशों के बीच नए अध्याय की शुरुआत की सबसे बोलती तस्वीर माना जाता है। तब का दिन और आज ये दोस्ती और मजबूत होती गई और अब भारत इजरायल के गठबंधन से दक्षिण और मध्य एशिया का समीकरण बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायली नीति 72 साल की हिचक तोड़ने वाला फैसला रहा है। अब दोनों देशों के नेता मौजूदा रिश्तों की मजबूती के बारे में कभी भी छिपाते नहीं। दोस्ती हो या डील, सब कुछ खुल्लम खुल्ला है। सामरिक महत्व की डिफेंस डील की बात करें या फिर आतंक के खिलाफ लड़ाई, इजरायल और भारत एक खेमे में खड़े हैं। इस दोस्ती से पाकिस्तान को साफ सूंघ गया है। That we are a target for our enemies, so we are very well prepared, always alert. Our security officials are very well experienced and professionals. So, and we get here in India cooperation, full support. So, and we trust, of course, our counterparts here in India to provide us all the help and, of course, the protection that we need. So we feel quite safe here in India. इजरायल से सैन्य उपकरण की खरीद तो सालों से होती रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के बाद इसमें तेजी आई। पिछले 6 साल में इजरायल से लेजर गाइडेड बम, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, टोह और हमला करने वाला हेरोन टीपी लड़ाकू ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, फाइटर प्लेन के लिए गोला बारूद, स्पाइस 2000 बम, नौसेना को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और इसके साथ साथ भारत नेगेव लाइट मशीन गन खरीद रहा है। यानी दोनों देशों के बीच सैन्य कारोबार और आतंक के खिलाफ साझा मुहिम का भविष्य काफी चमकदार दिख रहा है। भारत ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक में जब स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल कर आतंकी शिविर को ध्वस्त किया, तब इजरायल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के इस एक्शन को जायज ठहराया। दुनिया ने भारत के पक्ष में आवाज बुलंद की। हाल के दिनों में भारत और इजरायल के बीच सामरिक और राजनयिक संबंध तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, क्योंकि दोनों देशों का दुश्मन एक है और वो है आतंकवाद। फिर बात चाहे बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए स्पाइक 2000 मिसाइल की बात की जाए जो इजरायल से आई, और उसके अलावा ड्रोन और दूसरे कई ऐसे हथियार हैं जो भारत इजरायल से खरीद रहा है, क्योंकि दोनों ही देश इस वक्त आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ का कोई मौका नहीं छोड़ता। ऐसे में 3323 किलोमीटर की जमीनी सीमा की निगरानी बड़ी चुनौती है। इजरायल ने यहाँ भी हमारी मदद की। न सिर्फ सीमा पर बाड़ लगाने से संबंधित खास तकनीकी को भारत से साझा किया, बल्कि सीमा पर निगरानी रखने के लिए इजरायल ने भारत को हेरोन टीपी लड़ाकू ड्रोन दिए हैं। इजरायल बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के साथ टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म में जुड़ा हुआ है। वो हमको हर प्रकार की टाइमली इनपुट्स दे रहा है,
इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है। उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है वो चप्पे चप्पे पे दुनिया में क्या हो रहा है, खालिस्तानी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तानी टेररिस्ट क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर नज़र रखता है और समय समय पर एन मौके पर वो खबर जो है इनपुट हिंदुस्तान को देता है। फिर हमको अपनी बॉर्डर फेंसिंग को मजबूत करने के लिए और इन्फिल्ट्रेशन को चेकमेट करने के लिए वो हर प्रकार की हमको एड्स दे रहा है, अनअटेंडेड ग्राउंड सेंसर दे रहा है, जिसको लगाने से किसी भी इलाके में पानी के माध्यम से या टनलिंग के माध्यम से दुश्मन अगर आने की कोशिश करे तो उसकी एडवांस इन्फॉर्मेशन हमको मिल सकती है और हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। एरोन टीपी ड्रोन एलओसी पर निगरानी और धड़ल्ले से चल रहे आतंकी कैंपों के खिलाफ एक्शन लेने में कारगर है। इजरायल से जब ड्रोन विमानों का करार हुआ तो पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तानियों को डर सताने लगा कि अपने पालतू आतंकवादियों को वो कैसे बचाएंगे। पाकिस्तान की मीडिया ने भारत और इजरायल की इस दोस्ती पर बहस छेड़ दी। इजराइल बड़े हाई लेवल पे इंडिया की मदद कर रहा है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए। मुसैद का बाकायदा एक हेडक्वार्टर है जो अफगानिस्तान में बदख्शां के अंदर मौजूद है। तो जब आपके किसी रिलेशन होते हैं तब कुछ, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे वो चीज तो हम काउंट ही नहीं कर रहे ना। भारत को कुछ होश के नाखुन लेने चाहिए थे। मसला कश्मीर को हल करने की बजाय वो मुसलसल अपनी जंगी कुव्वत के अंदर इजाफा कर रहा है और ये जो मुसल्लह ड्रोन हासिल किए जा रहे हैं और जो इसराइल के साथ हालिया मुआहिदा किया गया, अल्टीमेटली इनका इन्होंने इस्तेमाल पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में और उसके बाद कश्मीर के अंदर करना है और अल्टीमेटली फिर मजबूरन पाकिस्तान को भी अपनी दफाई सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए इस किस्म के इकदाम करना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान भी मिनिमम डेटरेंस को मेंटेन करने के ऊपर यकीन रखता है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आतंकी संगठनों को पालती है और भारत में आतंक के लिए जिम्मेदार है। इसकी काट निकालने के लिए रॉ और इजरायल की मोसाद के बीच करार हुआ है। मोसाद को इजरायल की किलिंग मशीन कहा जाता है। मोसाद अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में मारने की क्षमता रखता है। मोसाद का साथ मिलने से आतंकी हमले टालने और सटीक खुफिया जानकारी का आदान प्रदान होने से आतंकवादियों की कमर टूटी है। इंडो इजरायली रिलेशंस, हम लोग की जो कोऑपरेशन है वो इकोनॉमिक लेवल पर भी है, मिलिट्री लेवल पर भी है और स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी है। इंटेलिजेंस शेयरिंग हम लोग का जो बहुत जबरदस्त हम लोग का टाई अप है। मोसाद हो गया, इजरायली इंटेलिजेंस सर्विस और इंडियन इंटेलिजेंस सर्विसेज, हम लोग आपस में एंटी टेररिज्म, एंटी रेडिकलाइजेशन, इन सब पे हम लोग की कोऑपरेशन बनी रहती है। और रही बात मिलिट्री इक्विपमेंट, अगर हम लोग अपने यूएवीज देखें, जो यूएवीज जिससे हम लोग पूरा सर्वेलेंस करते हैं, तो हमारे पास हेरॉन यूएवी जो है वो पूरा इजरायल से ही हम लोग को मिला हुआ है। साथ ही साथ अगर हम डिफेंस इक्विपमेंट देखें तो रशिया के बाद सबसे ज्यादा जहां से हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट को प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं वो इजरायल से ही है। कट्टरपंथ और आतंक जैसी ताकतों के खिलाफ स्पष्ट रूप से इजरायल और भारत एक समान संघर्ष कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोनों इस बात पर सहमत हैं कि शांति के लिए ताकतवर रहना जरूरी है और ये भी लड़ाइयां साथ लड़कर जीती जाती हैं। गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, आज तक। तो आतंक के खिलाफ जंग में हम साथ साथ हैं। आगे बढ़ते हुए चलिए अब बात किसान आंदोलन की करेंगे। संसद में बजट सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। पीएम ने कहा कि किसान और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। किसान और सरकार के बीच बस एक फोन कॉल का फासला है। हालांकि इस ऑफर के बीच किसान अपने रुख पर कायम है। किसानों का जवाब है कि सरकार तीनों कृषि कानून वापस ले, जिससे किसानों की घर वापसी हो सके। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को किसानों के सम्मान और अभिमान से जोड़ने की रणनीति जमीन पर असर दिखाने लगी। शहर शहर किसानों की महापंचायत, हर पंचायत में यही फैसला कि आंदोलन जारी रहेगा। कृषि कानून के वापस होने तक आंदोलनकारी किसान हार नहीं मानेंगे। इस कड़वाहट के बीच प्रधानमंत्री ने पहल करते हुए साफ कर दिया कि किसानों को कृषि मंत्री का दिया ऑफर अभी भी बरकरार है और सिर्फ एक फोन कॉल से ही मामला सुलझ सकता है। नरेंद्र सिंह जी ने सभी किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की मीटिंग में कहा
कि हम लोग आज समझौते पर नहीं आ पा रहे हैं। हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। आप जब भी मन बना लें, मैं कुछ ही घंटों में आपके साथ मिलने का कार्यक्रम और स्थान तय कर लूंगा। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आप आइए, एक फोन कॉल कीजिए, बात आगे बढ़ेगी। 26 जनवरी के हंगामे के बाद आंदोलन खत्म कराने के लिए पीएम मोदी ने ये नई पहल की है। माना जा रहा था कि किसान संगठन और सरकार के बीच खाई इतनी चौड़ी हो गई है कि उसे भरने के लिए अब वार्ता मुश्किल है, लेकिन अब पीएम का ताजा तरीन ऑफर इस आशंका को खत्म करने का काम कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंत में दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है कि जो डिस्कशन के लिए, नेगोशिएशन के लिए 22nd, 23rd को हमारा एग्रीकल्चरल मिनिस्टर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो उन्होंने ऑफर किया था, हम डिस्कशन के लिए तैयार है। अगर आप डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू चाहते हैं तो मैं एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल हूँ। जो स्टेटमेंट जो उनको कम्युनिकेट किया गया था, दैट स्टिल स्टैंड्स गुड। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जब सर्वदलीय बैठक में किसानों को ऑफर दे रहे थे, उस वक्त आंदोलनकारी किसानों का खेमा बापू के रंग में रंगा था। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर किसानों के मंच पर नेताओं ने उपवास रखा था और कृषि कानून पर आर पार के संघर्ष का उद्घोष कर रहे थे। क्या लगता है कि हल निकलेगा तीनों कानूनों का? बिल्कुल निकलेगा हल। इतना हल नहीं निकलेगा, इतना यहाँ से हम उठेंगे ही नहीं। जाने का सवाल ही नहीं, ऐसे नहीं बगैर समाधान के घर वापसी नहीं है। तीनों कानून वापसी, एमएसपी पे कानून। किसान अपने रुख पर कायम है और सरकार अपने फॉर्मूले पर। सदन प्रधानमंत्री जिस ऑफर की बात कर रहे हैं, उसके तहत कृषि कानून को 1.5 साल तक सस्पेंड रखने का प्रस्ताव है। हालांकि किसान इसे पहले ही खारिज कर चुके हैं। किसानों की मांग है कि निलंबन नहीं बल्कि संपूर्ण रोल बैक से ही रास्ता निकलेगा। अब बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बयान जारी किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातचीत वाले प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि उनकी ओर से बातचीत के दरवाजे खुले हैं और उन्होंने इसे बंद नहीं किया है। वो खुद सरकार से बात करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर तक आए हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से मांग की है कि वो तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करे और एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे। गतिरोध बरकरार है, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अगले दौर की बातचीत कब, किस दिन, किस तारीख को होगी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। उधर 26 जनवरी के दिन देश की राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा और दिल्ली पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प के खिलाफ आज दिल्ली पुलिस और उनके परिवार वालों ने प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली हिंसा में घायल हुए पुलिस वालों के घर वाले और बच्चे शामिल थे। दिल्ली पुलिस के घायल जवानों के परिवार वालों की मांग है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उधर किसानों के समर्थन में आज महागठबंधन ने बिहार में मानव श्रृंखला बनाई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने पटना में बुद्ध स्मृति पार्क के सामने ये मानव श्रृंखला बनाकर किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी आवाज उठाई। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में किसानों और पुलिस के बीच हुई हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। किसान बैठे हुए हैं, अब तो वहाँ हिंसा भी देखने को मिल रही है। क्या देखिए, हिंसा कौन कर रहा है? भाजपा का, भाजपा के लोग हिंसा कर रहे हैं। किसान जो 2 महीने से शांतिपूर्ण ढंग से जो आंदोलन कर रहा है, उसको जो है साजिश के द्वारा जो है खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कितनी भी सरकार की बल साजिशें जो नापाक इरादे हैं, वो कोई काम नहीं आ रहा। उधर पटना पहुंचे झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी आंदोलनकारी किसानों के साथ खड़े हैं। उन्होंने आज तक से खास बातचीत की है, सुनिए। केंद्र सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अभी भी समय है, आप अपने
तुगलकी फरमान को वापस लें, किसानों के हित के बारे में सोचें। और मैं जो कल ट्रैक्टर रैली हो रही है उसका नैतिक समर्थन भी मांगने आया हूँ आदरणीय तेजस्वी सर से, और सब लोग मिलकर हम लोग कर रहे हैं। और गोड्डा के करगिल चौक से रोहिणी, देवघर के रोहिणी शहीद स्थल तक आएंगे कि जो किसान 60 दिनों तक आंदोलन करते करते सैकड़ों शहादतें देते एक परिंदे को नहीं मारा, अचानक वो भीड़ हिंसक कैसे हो उठा। मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मांग करूंगा कि इसकी न्यायिक जांच कराएं और जो दोषी है उसको सजा दें। चलिए इसी के साथ खबरदार में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ताधारी एआईएडीएमके के साथ अपना गठबंधन जारी रखेगी। इसका ऐलान खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है। In coming times, I would like to share with you and declare here that Bharatiya Janata Party has decided that in coming times, in the elections, BJP, along with All India Anna DMK, and along with the like-minded parties, will be going for the election. वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी के साथ खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।